एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब की जो बेल प्ली थी वो रिजेक्ट हुई और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी अर्नब से रिलेटेड एक केस पर ही चर्चा हो रही थी। इस केस में ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम्स नाउ और रिपब्लिक था और जिन पर एलिगेशंस लगाए गए थे फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से, ये कहकर कि जब एसएसआर केस चल रहा था तब बहुत सारी कवरेज ऐसी की गई कि वो बॉलीवुड को डिमीन करती है, उनको बदनाम करती है और साथ ही जब ड्रग्स की बात खुली थी तब के लिए भी ऐसा ही कहा गया। और इसलिए जिन लोगों ने प्ली की थी उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जिससे जो कोर्ट है या फिर कोई कंडक्ट हो जो इस प्रकार के सेंसेशनलिज्म पर रोक लगा सके। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अनुष्का। हेलो अनुष्का। हाय निष्ठा। तो जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि सेंसेशनलाइज करने का एक ट्रेंड चल चुका है और ब्रॉडली देखा जाए तो ये टीआरपी को लेकर जो एक रेस है उसके लिए ही हो रहा है। तो यहाँ पर कहां तक ऐसा होता है कि मीडिया की जो गारंटी है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो एक तरह से डाइल्यूट हो जाते हैं इसके चक्कर में। तो अगर हम मीडिया सेंसेशनलिज्म की बात करें, सो इफ वी सी द वे द मीडिया सेंसेशनलिज्म ओरिजिनेटेड, सो इनिशियली जब प्रिंट फॉर्म से इंडिया मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की तरफ, तो देयर वाज दिस रैट रेस ऑफ रनिंग फॉर कैचिंग द पब्लिक्स अटेंशन। क्योंकि ऐसा हुआ कि जैसे फॉर्म्स ऑफ मीडिया चेंज होते रहे तो वैसे वैसे पब्लिक अटेंशन डिक्लाइन होता रहा। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है मीडिया सेंसेशनलिज्म का। मीडिया सेंसेशनलिज्म, व्हेन आई टॉक अबाउट इट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन कि मतलब यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो इनिशियली किसी भी न्यूज को पोर्ट्रे करने के लिए जब एक अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करी गई, दैट वाज कॉल्ड मीडिया सेंसेशनलिज्म। पर अब जो हम मीडिया सेंसेशनलिज्म देख रहे हैं, इट इज गोन अप टू दैट लेवल कि जहां पर एक न्यूज को लेकर फैक्ट्स को भी बदला जा सकता है, ओपिनियंस ऑन फैक्ट्स को ऐसे मर्ज करा जाता है दैट द ऑडियंस who has to form an opinion based on that news, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ पर facts हैं, कहाँ पर opinions हैं। So that is how media sensationalism initially started and that's how where it has reached right now based on public attention। और किस तरीके से media sensationalism को काफी टाइम से गलत सेंस में पोर्ट्रे किया जा रहा है because of how it's being portrayed to the audience, ये हमको समझना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। जी, और मुझे लगता है यहाँ पर हमें एक और बात एक्सेप्ट करनी चाहिए और वो ये है कि जब कोई एक चीज आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है तो उसमें कंपटीशन आ ही जाता है। इसलिए आप कितना भी ट्राई कर लें कि न्यूज बिजनेस न बने, बट हम ऐसा रोक नहीं पाते क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइडियली हम बात करते हैं कि न्यूज को बिजनेस न बनाया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर जो रीसेंट केसेस चल पड़े हैं उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगी। जैसे एसएसआर केस में हुआ या उससे पहले श्रीदेवी केस में ऐसा हुआ था कि सुसाइड और मर्डर के बीच लोग थोड़े कंफ्यूज थे और इस टाइम पे मीडिया अपना इन्वेस्टिगेटिव रूप दिखाने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो पब्लिक डोमेन में मीडिया के कारण ही आ पाई और शायद नॉर्मली नहीं आ पाती। तो ऐसे में जो आपने कहा कि पॉजिटिव वे में सेंसेशनलिज्म हो, वो हुआ शायद, लेकिन जो कोर्ट में आज हमने देखा वहां पर यह था कि जो एलिगेशंस लगे विशेषकर एसआरके पर, जो कि उनकी फोटोज कुछ वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर जिसमें ये कहा गया था कि उनके लिंक्स हैं आईएएस या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव से, उस बात को लेकर और एनसीबी के ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में आप क्या देखती हैं? अगर हम किसी भी केस को एग्जामिन करें फॉर जस्ट इन केस, बिकॉज एसएसआर का एक ऐसा केस है जो कि अभी पब्लिक डोमेन में काफी फ्रेश है, इवन द पब्लिक नोज इट टू एन एक्सटेंट जहां तक मीडिया उसको जानता है। तो अगर हम एसएसआर का केस देखें तो इट इनिशियली स्टार्टेड ऑफ एज अ सुसाइड केस, फिर हमने देखा कि कुछ दिनों बाद एक मर्डर मिस्ट्री भी चल रही थी उसके पीछे। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज अ ड्रग्स एंगल दैट क्रेप्ट इन, फिर काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, काफी दाऊद माफिया और इन सब का नाम उसके पीछे आता रहा। तो इस केस में सेंसेशनलिज्म ने जो रोल प्ले किया वो इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द फैक्ट्स कि ये हुआ हो सकता है, बट देन एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मीडिया वाज पुशिंग दैट एंगल कि ये हुआ होगा। एंड नाउ वी नीड टू लुक इनटू द फैक्ट कि अब जब आप किसी चीज को एक ऑडियंस को पुश करते हैं, द ऑडियंस इज wholly dependent on what you are showing the audience। तो आपको ऑडियंस को फैक्ट्स, ओपिनियंस, हर चीज सेग्रीगेटेड रखकर बतानी होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद द ऑडियंस इज जस्ट द ऑडियंस जस्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर टेलिंग। तो आपको ऑडियंस को एक बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, without any merging of information here and there, without any merging of information, without taking the information down on some levels,
आपको उनको प्रोफेस करनी चाहिए। और ये हम SSR के केस में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स थे जो अगर मीडिया नहीं दिखाता तो हो सकता था पब्लिक डोमेन में बाहर ना आते, पर SSR केस में ही हमने काफी सारी रिपोर्टिंग्स ऐसी देखी जो बहुत सेंसेशनलिज्म थी, और वो एक एंगल के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, वो बस इसलिए थी टू ग्रैब द पब्लिक्स अटेंशन कि अब कैसे हम, बिकॉज हर न्यूज चैनल वही दिखा रहा था, तो न्यूज चैनल्स के बीच में एक रेस थी कि कौन न्यूज चैनल उसको कितने अलग तरीके से दिखाए, सो दैट दे ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन एंड रिटेन द ऑडियंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ TRP। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, ये वाली बात कोर्ट ने भी हाईलाइट की थी, लेकिन एक बात जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग मुझे लगी जो कोर्ट के आज ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से ये था कि एक तरह से मुझे जुडिशियल इंटरफेरेंस लगा मीडिया में। जैसा कि हमने यूपीएससी जिहाद शो जो था जिसमें सुरेश चौहान के एंकर थे, उस केस में भी एक तरह से जुडिशियल इंटरफेरेंस था। और आज भी कोर्ट ने ये बोला कि रिस्पॉन्सिबल तो होना है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो कुछ इन्फोर्स किया जाएगा जिससे रिस्पॉन्सिबल हो सके। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट पहले से है न्यूज मीडिया का, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता या उसमें कुछ डिस्प्यूट आता है तो उसके अकॉर्डिंग लॉ चलना चाहिए, न कि हर बार पिटीशन कोर्ट में जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट वैसे ही बहुत सारे डिलेड केसेस वहां पर हैं और ऐसे में उनको और ओवर पावर नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों से। और बार बार जुडिशियल इंटरफेरेंस से एक तरह से बार बार एक ही बात उठती है कि कोई नए कोड ऑफ कंडक्ट आए, प्री सेंसरशिप आए, जो कि एक तरह से मुझे डिस्टर्बिंग लगा। एग्जैक्टली निष्ठा, और जितनी बार भी किसी भी केस में, किसी भी मीडिया से रिलेटेड केस में एक जुडिशियल इंटरफेरेंस होगा, उतनी बार ये होगा कि हम देखेंगे फ्यूचर में प्रेस फ्रीडम को कर्ब करने की बात करी जाएगी। जैसे सुरेश चौहान के वाले केस में हुआ था, ये बोला गया था कि हर फॉर्म्स ऑफ मीडिया स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड गोइंग ऑन टू डिजिटल मीडिया, सब जगह एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाएगा कि जो भी मीडिया पोर्ट्रे करता है उसका एक तरीका दिखाया जाएगा कि वो उससे उसी लाइंस में और उसी लिमिट्स में चीज़ों को पोर्ट्रे करे। बट अगर हम इसको थोड़ा सा आगे जाके नॉर्मलाइज करके एक बड़ी मीडिया सिनारियो में देखते हैं तो ये बस एक प्रेस फ्रीडम को कर्ब करने की बात बन के रह जाती है। जी, तो बस हम होप करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट तक ही लिमिटेड रहे जितना भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये जुडिशियल इंटरफेरेंस का रूप न ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।